399 BCE में एथेंस में एक बूढ़ा इंसान कोर्ट ऑफ सिटीजन्स के सामने खड़ा था। क्या ये कोई क्रिमिनल था? अगर ये क्रिमिनल था तो इसका क्राइम क्या था? तो ये कोई क्रिमिनल नहीं था, इसके पास कोई वेपन्स नहीं थे, ना ही ये कोई रेबल था, ना ही इसने कोई मनी चार्ज की थी और ना ही इसने कोई किताब लिखी थी। तो आखिर इसका क्राइम क्या था? इसका क्राइम था आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस। ये इसके क्वेश्चंस इतने पावरफुल थे कि स्टेट ने इसे एक्यूज़ किया कि ये यूथ के माइंड को करप्ट कर रहा है। ये क्वेश्चंस पूछता था पॉलिटिशियंस से, पोइट्स से, स्कॉलर्स से। तो इसके क्वेश्चंस की वजह से स्टेट ने इसे कहा या फिर ये क्वेश्चंस पूछना बंद कर दे या फिर ये डेथ को स्वीकार कर ले। तो इसके जवाब में इस बूढ़े इंसान ने हेमलॉक नाम के एक पॉइज़न को पिया और डेथ को चूज़ किया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि इन्होंने ट्रुथ को चूज़ किया, क्योंकि ये मानते थे कि लिविंग विदाउट ट्रुथ इज़ वर्स देन डाइंग। आज 2000 साल बाद भी हम इस शख्स का नाम लेते हैं, और ये शख्स कौन था? सोक्रेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सोक्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सोक्रेट को समझने के लिए हमें उस दुनिया पे जाना पड़ेगा जहाँ वो रहते थे और वो क्या मेथड्स यूज़ करते थे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाज़िफाइड यूनिवर्स। इफ़ यू आर न्यू हियर, we in this channel study about political science and philosophy, and if you are interested in it, please subscribe. So let's go और लेट्स बिगिन। सोक्रेट्स के बारे में। सोक्रेट्स को फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी भी कहा जाता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन, हु वाज सोक्रेट्स? तो सोक्रेट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर थे ह्यूमन हिस्ट्री के, और उन्हें, जैसा मैंने बताया, उन्हें फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी भी कहा जाता है। और वो 5th सेंचुरी BCE में एथेंस में रहते थे, ग्रीस एथेंस में रहते थे। ये एक फ़ोटो आप एथेंस का देख सकते हो। और जैसा हम फ़िलासफ़र्स के बारे में मोस्टली सोचते हैं कि फ़िलासफ़र्स बुक्स लिखते थे, बट सोक्रेट्स के बारे में स्पेशल चीज़ ये है कि सोक्रेट्स ने अपनी लाइफ में एक भी बुक नहीं लिखी है। तो इनकी आइडियाज़ हम तक कैसे पहुँचे? तो 3 मेन सोर्सेज हैं। फर्स्ट, उनके डायरेक्ट स्टूडेंट प्लेटो, जो कि सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे, हमें उनसे सोक्रेट्स के बारे में पता चलता है। उसके बाद हिस्टोरियन थे ज़ेनोफोन, उनसे हमें सोक्रेट्स के बारे में पता चलता है। उसके बाद एक प्ले राइट थी जिसका नाम था एरिस्टोफेंस, उससे भी हमें सोक्रेट्स के बारे में पता चलता है। सोक्रेट्स ने चाहे बुक ना लिखी हो, बट उनके जो आइडियाज़ थे उन्होंने हमारे ह्यूमन थिंकिंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है और उसको चेंज किया है। इवन इन टुडेज़ वर्ल्ड हमें कहा जाता है कि क्वेश्चन पूछो, सच के बारे में जानो। तो सोक्रेट्स ने ये चीज़ उस ज़माने में कही जब इतनी आज़ादी नहीं थी जितनी हमें आज है। तो हम की आइडिया क्या लेंगे सोक्रेट की फ़िलॉसफी के से, कि सोक्रेट्स मानते थे कि क्वेश्चनिंग इज़ द पाथ टू विस्डम। अगर हम विस्डम पाना चाहते हैं, जैसे मोस्टली जो भी हम बुद्धिज़्म देखें, जैनिज़्म देखें, वो लिबरेशन की तरफ जाते हैं, राइट? तो लिबरेशन क्या होता है? अल्टीमेट विस्डम। तो यहाँ पर सोक्रेट्स कहते हैं कि क्वेश्चन से हमें विस्डम मिलती है। हम जितने ज़्यादा सवाल पूछेंगे उतनी ज़्यादा हमें और नॉलेज मिलेगी। ओके, अब हम इनकी हिस्ट्री जानें। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि 469 BCE में उनका बर्थ हुआ एथेंस में। उनके फादर का नाम था सोफ्रोनिस्कस, उनकी मदर का नाम था फिनारिटे। फादर एक स्कल्प्टर थे, मदर एक मिडवाइफ थी। अब ये इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमने, जैसे मैंने आपसे शुरू में ये पूछा कि वो किस तरह की दुनिया में उस टाइम रहते थे, तो एथेंस उस टाइम एक डेमोक्रेसी थी। लुक, कितनी शॉकिंग बात है कि उस टाइम एथेंस डेमोक्रेसी थी, बट उस टाइम की डेमोक्रेसी और इस टाइम की डेमोक्रेसी में बहुत फ़र्क है। तो हमने क्या देखा? एथेंस उस टाइम की डेमोक्रेसी थी, और एथेंस जो था एक सेंटर था किस चीज़ का? आर्ट का, पॉलिटिक्स का और फिलॉसफी, इन सब का सेंटर
एथेंस को माना जाता था। तो एथेंस की जो मार्केट प्लेसेस थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक डिबेट्स चलती होती थी। और सोक्रेट्स ने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी बिना चप्पल के बेयर फुट चलते हुए गुजारी है, आम इंसानों से बात करते हुए गुजारी है, पॉलिटिशियंस, पोइट्स, स्कॉलर्स, इनसे सवाल करते गुजारी है सोक्रेट्स ने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी। अब कि हमने देखा कि एथेंस में उस टाइम पब्लिक डिबेट्स होती थी मार्केट प्लेसेस में, तो सोक्रेट्स भी इसी मार्केट प्लेसेस में ही अपने क्वेश्चंस ज़्यादातर आगे रखते थे। तो सोक्रेट्स की लाइफस्टाइल के बारे में और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जाने तो सोक्रेट्स ने एक बहुत ही सिंपल और पुअर लाइफ जी है। जैसे कि हमने बताया कि वो बेयर फुट चलते थे, तो यू कैन गेस बाय दैट। और ये बाय चॉइस थी, ऐसा नहीं था कि मतलब ये उन्होंने बाय चॉइस चूज़ की थी। सिंपल क्लोथ पहनना, बहुत ही कम अपने पास रखना, मतलब किसी को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं चार्ज करना, और ना ही अपने आप को कहना कि मैं टीचर हूँ, कि ये सब चीज़ें सोक्रेट्स नहीं करते थे। वो ऐसा मानते थे कि एक ऐसी ज़िंदगी जो कि सच्चाई की तरफ डिवोटेड हो, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है देन वेल्थ एंड फेम। आज की हम इस जनरेशन से अगर इसे कंपेयर करें तो दिस लाइन इज़ कम्प्लीटली अपोजिट, राइट। आजकल हम देखें क्रिएटर्स या फिर काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस, तो उनके लिए वेल्थ और फेम पहले आती है देन ट्रुथ बाद में आता है, चाहे सच झूठ ही बोलो, लेकिन पैसा मिले तो काफ़ी है। तो उनकी अगर अपीयरेंस के बारे में देखें तो हमने ऊपर फोटो भी देखा कि छोटा चेहरा था, ब्रॉड फेस था, और इनका लोग ज़्यादातर चेहरे पे मजाक बनाते थे। लेकिन चेहरे पे तो मजाक बना सकते हैं, लेकिन उनके माइंड के साथ कोई मैच नहीं कर सकता था। तो सोक्रेट्स के चेहरा ऐसा था कुछ। तो सोक्रेट्स की लाइफ पे एक काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, जो कि एग्जैक्टली सोक्रेट ने नहीं कही है, क्योंकि जैसा हमने बताया कि उनकी कोई अपनी बुक नहीं है, बट उनका एक फेमस आइडिया माना जाता है, क्योंकि प्लेटो ने बाद में आके ये प्रेजेंट किया था। क्या फेमस आइडिया है? आई नो दैट आई नो नथिंग। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ये उनकी बहुत फेमस स्टेटमेंट थी। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि हमने बताया कि वो लोगों को पढ़ाते थे, तो उन्हें खुद तो आना ही चाहिए दूसरों को पढ़ाने के लिए। बट इसका ये मतलब है कि वो मानते थे कि उन्हें आता नहीं है। मतलब अगर इंसान मान जाए ना कि मुझे कुछ नहीं आता, तो वो और सीखना पसंद करेगा। अगर इंसान मान जाए कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, तो और क्या सीखेगा इंसान। तो ऐसा मतलब था इस लाइन का कि जो असली विजडम है वो तब आती है जब हम अपने इग्नोरेंस को मान लें कि हमें नहीं आता है, हम इस चीज़ को मान लें कि हमें नहीं आता है। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि नहीं हमें तो आता है, तो इसलिए वो अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछते थे। बट सोक्रेट्स जो था, बुद्धिमान इंसान था, उसे अपनी लिमिट्स पता थी। अब ये जो टीचिंग है कि आई नो नथिंग, ये हमें इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी बताती है कि इतना अपना ईगो मत आ जाए इंसान का कि हमें बहुत कुछ आता है। ये हमें एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती है, जो है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी की। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसे सब कुछ आता हो। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है सोक्रेटिक मेथड। अभी सोक्रेटिक मेथड क्या था? सोक्रेटिक मेथड एक ऐसा मेथड था जिसमें इंसान दूसरे इंसान को पढ़ाता है बाय आस्किंग क्वेश्चंस, ना कि आंसर देने से। मतलब जैसे एक क्वेश्चन पूछा दूसरे इंसान ने, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा, ऐसे क्वेश्चंस पूछते जाना, ना कि आंसर देना। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ ये जो है यही सच है, हम उसके क्वेश्चंस पूछेंगे कि अगर गॉड है तो गॉड कहाँ है, कैसा है, मतलब किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन। ओके, सोक्रेट्स ने पूछा कि जस्टिस का क्या मतलब है, तो कोई जवाब देगा कि जस्टिस का ये मतलब है। तो कोई सोक्रेट्स आगे से पूछेंगे क्या तुम श्योर हो? अब इस चीज़ का जो जवाब आएगा, तो आगे से नेक्स्ट सवाल पूछा जाएगा कि क्या ये आइडिया अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, क्या ये एग्जाम्पल तुम्हारी डेफिनेशन को फिट कर रही है। ऐसे सिर्फ इतने सवाल नहीं, और सवाल पूछे जाएंगे। तो इसका मेन पर्पस, इससे हमें ये चीज़ मिलेगी कि हमें पता चलेगा कि इसमें से फॉल्स नॉलेज कौन सी है, ट्रू और फॉल्स नॉलेज में फ़र्क दिख जाएगा सामने सामने। हमें एक क्लियर कट डेफिनेशंस मिल जाएंगी। और लोग जितने ज़्यादा सवाल के जवाब इंसान सोचेगा, तो उतना ज़्यादा लोग डीपली सोचेंगे। तो ये मेथड आज भी यूज़ होता है लॉ स्कूल्स में, फ़िलासफ़ी की क्लासेस में, और क्रिटिकल थिंकिंग की जब ट्रेनिंग होती है तब ये अभी तक मेथड यूज़ किया जाता है, सोक्रेटिक मेथड। अब हम देखते हैं सोक्रेट्स के जो मेन फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ क्या थे। तो फर्स्ट आइडिया था वर्च्यू इज़ नॉलेज।
तो ये सबसे पहला आइडिया था। वर्च्यू को हम हिंदी में बोलते हैं गुण, तो गुण ही हमारी नॉलेज है। ओके, तो अगर लोगों को पता चल जाए कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है तो वो अच्छा ही करेंगे। तो ये जो बुरी एक्शंस जो इंसान करता है वो इग्नोरेंस से करता है, ना कि इंटेंशंस उसकी कभी बुरी नहीं होती है, बट वो इग्नोरेंस से करता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है जो तुम कर रहे हो वो ये गलत है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान को पता है जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है फिर भी वो गलत करेगा ही करेगा, ऐसा सोक्रेट्स कहते थे, करेगा ही करेगा। तो अगर इंसान को पता चल जाए कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ मॉरल अच्छी चीज़ है, मॉरलिटी के लिए अच्छी है, मेरे लिए अच्छी है, दूसरों के लिए अच्छी है, तो वो अच्छा ही करेगा। ओके, सेकंड था केयर ऑफ द सोल। सोक्रेट्स कहते थे कि वेल्थ जो है वो वर्च्यू क्रिएट नहीं करती है। जो है सिर्फ पैसा आने से इंसान के अंदर गुण नहीं आ जाते, अच्छे गुण पैसा आने से नहीं आ जाते। वर्च्यू जो है अच्छे, जब अच्छे गुण आ जाएंगे इंसान के अंदर तो तब इंसान जो है वेल्थ और गुडनेस क्रिएट करता है। क्या मतलब, वेल्थ जो है वो वर्च्यू क्रिएट नहीं करती है बल्कि वर्च्यू जो है वेल्थ और गुडनेस क्रिएट करती है। उसने ज़्यादा, सोक्रेट्स ने ज़्यादा इम्फेसाइज़ किया मॉरल कैरेक्टर के ऊपर, अंदर की अच्छाई के ऊपर, और अपने आप से बार बार सवाल पूछने के लिए, ताकि इंसान अपने आप के ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर, सेल्फ एग्जामिनेशन के ऊपर जो है सोक्रेट्स ने ज़्यादा फोकस किया। क्योंकि उनका मानना था कि ऐसी ज़िंदगी जिसमें आप अपने आप से सवाल ना पूछें उसका जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता। थर्ड जो इनका आइडिया है वो है मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म। सोक्रेट्स मानते थे कि ट्रुथ ऑब्जेक्टिव है ना कि रिलेटिव है। मतलब ट्रुथ जो है यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि सच्चाई, जैसे हम ऑनेस्टी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑनेस्टी एक वर्च्यू जो है एक इंसान के लिए अच्छा है और दूसरे इंसान के लिए गलत है। नहीं, ट्रुथ जो है वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब सबके लिए ही एक जैसा है, इंडिपेंडेंट ऑफ समवंस थिंकिंग, इंडिपेंडेंट ऑफ समवंस माइंड। ये रिलेटिव नहीं है बल्कि ये ऑब्जेक्टिव और यूनिवर्सल है। और राइट और रॉन्ग, जैसे हमें पता होता है कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं, चाहे किसी का भी ओपिनियन जो भी हो, ये उस ओपिनियन से अलग एग्जिस्ट करती हैं, ये इंडिपेंडेंट होती हैं। और मोरालिटी ये नहीं है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सही होगी, नहीं। हो सकता है ज़्यादातर लोग जो एक चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं वो गलत हो, और जो कम लोग जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं वो सही हो। और यही आइडिया जो था इन्होंने बाद में प्लेटो और एरिस्टोटल को भी इंस्पायर किया। प्लेटो सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे और एरिस्टोटल जो हैं प्लेटो के स्टूडेंट थे। अब एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सोक्रेट वर्सेस सोफिस्ट। अब सोफिस्ट कौन थे? सोफिस्ट जो थे वो प्रोफेशनल टीचर्स थे। वो जो है पैसे चार्ज करते थे टीचिंग करने के लिए। हमने पहले क्या देखा, सोक्रेट्स पैसे चार्ज नहीं करते थे, बट जो सोफिस्ट थे ये पैसे चार्ज करते थे। और उन्होंने क्या पढ़ाते थे, वो आर्ट ऑफ परसुएशन लोगों को पढ़ाते थे, जिसे हम बोलते हैं रेटोरिक। ओके, तो ये पढ़ाते थे। और सोफिस्ट मानते थे कि ट्रुथ जो है रिलेटिव है। हमें इसमें ही दो अलग अलग चीज़ें दिख जाती हैं जो कि सोक्रेट्स से अलग थी। सोक्रेट्स मानते थे ट्रुथ क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ये क्या मानते हैं, ट्रुथ रिलेटिव है। अब सोक्रेट्स जो है इनने सोफिस्ट को अपोज करते थे क्योंकि वो ज़्यादा केयर करते थे कि वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को जीते, ना कि वो चाहते थे कि ट्रुथ, जिसे सोक्रेट्स चाहते थे कि हम क्वेश्चंस पूछते जाएं ताकि हमें सच पता चले, ट्रुथ तक पहुँचे। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा या फिर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट दी तो वो गलत नहीं हो सकती। सोक्रेट्स मानते थे कि मेरी दी हुई आर्ग्यूमेंट्स भी गलत हो सकती हैं। तो लेकिन सोफिस्ट नहीं मानते थे। सोफिस्ट मानते थे कि हमें आर्ग्यूमेंट्स को जीतना है, ना कि वो ट्रुथ के बारे में नहीं सोचते थे। अब हम यहाँ सभी सोफिस्ट के बारे में बात नहीं करते, सभी सोफिस्ट ऐसा नहीं सोचते थे, बट मोस्टली के बारे में हम बात करते थे। और सोफिस्ट ने जो है क्लेवर वर्ड्स का जो है ज़्यादा यूज़ किया, इंस्टेड ऑफ विस्डम की जगह उन्होंने क्लेवर वर्ड्स का यूज़ किया। अब हमने जैसे बताया कि सोक्रेट्स जो है वो फ्री में पढ़ाते थे और वो ट्रुथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, ना कि सक्सेस के ऊपर। वहीं सोफिस्ट जो है वो चार्ज करके पढ़ाते थे और वो जो है ज़्यादातर सक्सेस के ऊपर फोकस करते थे। अब इतना देखो कंट्रोवर्सी तो हमें यहीं दिख रही है, तो अब हम और देखेंगे कि
और सोक्रेट्स कंट्रोवर्शियल कैसे थे, तो सोक्रेट्स ने पॉलिटिशियंस के बारे में क्वेश्चन किया, रिलीजियस बिलीफ मतलब डायरेक्ट गॉड्स पे ही क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तो उस ज़माने में गॉड की क्या अहमियत थी, आपने कभी ना कभी तो देखा होगा ग्रीक गॉड्स के बारे में, तो आपको पता है कि ग्रीक के लिए गॉड्स की कितनी अहमियत थी। तो उस ज़माने वो उस रिलीजियस बिलीफ पे क्वेश्चंस करते थे, सोसाइटी में क्या कस्टम है, सोशल कस्टम्स, उन पे क्वेश्चन करते थे, अथॉरिटी फिगर्स पे क्वेश्चंस करते थे उस टाइम। तो इसलिए वो कंट्रोवर्शियल रहते थे, जिसकी वजह से जो है पावरफुल लोग जो होते थे जिनके बारे में ये सवाल पूछते थे वो अनकंफर्टेबल हो जाते थे, क्योंकि किसी भी इंसान को पसंद नहीं है कि दूसरा इंसान उस पर सवाल उठाए। तो इसलिए उनको जो ये पावरफुल इंसान है इन्होंने इन पे ये इल्ज़ाम लगाया कि ये यूथ जो है, जो जवान नस्ल है उसे ही करप्ट कर रहे हैं, उनके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, और ये जो है गॉड ऑफ एथेंस पे बिलीव नहीं कर रहे और ये नए किस्म के गॉड ला रहे हैं, ऐसा उनके एक्यूजेशन लाई गई, जिसकी वजह से बाद में जो है ट्रायल और डेथ हुई सोक्रेट्स की। सोक्रेट्स को ट्रायल पे लाया गया एथेंस में, और जो कोर्ट के सामने लाया गया, कोर्ट ने उनको गिल्टी ठहराया, उनको एक चांस दिया कि तुम जो है अपनी पुनिशमेंट डिसाइड कर सकते हो, लेकिन उन्होंने जो है ऐसा नहीं कहा, उन्होंने मिन्नतें नहीं की, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने कहा कि मैंने एक इंसाफ से भरी हुई ज़िंदगी जी ली है, और उन्होंने ड्रिंक किया पॉइजन हेमलॉक और दे वर सेंटेंस्ड टू डेथ। उनका फाइनल एक्ट काफ़ी काम था, निडर होके और डिग्निफाइड होके उन्होंने अपनी डेथ को एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने डेथ को एक्सेप्ट करना ज़्यादा अच्छा माना रेदर देन अबैंडनिंग देयर ओन प्रिंसिपल्स। अब सोक्रेट्स ने डेथ को क्यों एक्सेप्ट किया, इसका जवाब आपको अभी तक आता हो क्या? तो सोक्रेट्स मानते थे कि अगर मैं डेथ को पीछे करके मैं क्वेश्चंस पूछना बंद कर दूंगा, तो इसका मतलब है जो मैंने अपना नियम अपने लिए बनाया मैं उसी को तोड़ दूंगा, और जो मैंने अपने लिए नियम बनाया उसकी मुझे रिस्पेक्ट करनी ही होगी, और जो मॉरल इंटीग्रिटी है वो ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरी है, जिसकी वजह से सोक्रेट्स जो हैं एक मॉरल हीरो बन गए। अब सोक्रेटिक फ़िलॉसफी की जो ज़्यादा सोर्सेज है हमने पहले बताया, प्लेटो जो कि उनके स्टूडेंट थे, उनकी जो फ़िलॉसफिकल डायलॉग्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे उनके प्लेटो के बारे में, उन पे जो है हमने उनसे, और जेनोफोन के हिस्टोरिकल जो अकाउंट्स हैं उनसे, और एरिस्टोफेंस के प्ले राइट थी जो कि कॉमिक पोर्ट्रेयल थी, उससे, इन तीनों से हमने जो है सोक्रेटिक जो है सोर्सेस हमें मिले। अब सोक्रेटिक प्रॉब्लम क्या थी कि सोक्रेट्स ने कुछ लिखा नहीं था। अब इस सोक्रेट्स ने कुछ लिखा नहीं था जिसकी वजह से हम श्योर नहीं हैं कि कौन से आइडियाज़ सोक्रेट के हैं और कौन से आइडियाज़ प्लेटो के हैं, ओके, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है। अब सोक्रेट की लेगेसी और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि सोक्रेट्स ने इन्फ्लुएंस किया प्लेटो को, प्लेटो ने इन्फ्लुएंस किया एरिस्टोटल को, और एरिस्टोटल ने आगे जाके वेस्टर्न फिलॉसफी बनाई। तो सोक्रेट्स ने एथिक्स को भी इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि ऑब्वियसली मोरालिटी पे इन्होंने मोरालिटी को पहले रखा और डेथ को स्वीकार किया, मोरालिटी को टॉप पे रखा, ओके। और पॉलिटिकल थ्योरी पे भी इनके आइडियाज़ इन्फ्लुएंस करते हैं, एजुकेशन पे और क्रिटिकल थिंकिंग पे, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चंस को ज़्यादा अहमियत दी। सोक्रेट्स के बिना कोई प्लेटो नहीं होते, क्योंकि सोक्रेट्स ने प्लेटो को पढ़ाया, और अगर प्लेटो नहीं होते तो एरिस्टोटल कहाँ होते, क्योंकि प्लेटो ने एरिस्टोटल को पढ़ाया, और एरिस्टोटल नहीं होते तो वेस्टर्न फिलोसफिकल ट्रेडिशंस कहाँ से आते। तो सोक्रेट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी में, ग्रीक फ़िलॉसफ़ी में। अब आज भी सोक्रेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आज सोक्रेट हमें बताते हैं कि आज की जो सोसाइटी है, आज जो सोसाइटी में करप्शन हो रहा है, सोसाइटी में जो बुरी चीज़ें हो रही हैं, हमें उसके लिए अथॉरिटी को क्वेश्चन करना चाहिए, हमें क्रिटिकली सोचना चाहिए, हमें जो है एथिक्स को ऊपर रखना चाहिए। जैसे हम अगर कुछ कमा रहे हैं, जैसे हम किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में किसी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं हम, अब हमें गवर्नमेंट जॉब सैलरी से भी पैसे आ सकते हैं और वही पैसे रिश्वत से भी आ सकते हैं, तो क्या हम रिश्वत को चुनेंगे या फिर हम सैलरी के साथ खुश रहेंगे? ये अब डिपेंड करता है हम पे, राइट। तो सोक्रेट्स की आज क्यों महत्वपूर्ण है, सोक्रेट्स मानते हैं कि आप ब्राइब को चुने बिना आप गवर्नमेंट से जो सैलरी आ रही है, जो कि एथिकल सैलरी है, आप उस पे फोकस करें, उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करें। तो एथिक्स को वो सक्सेस से भी ऊपर रखते थे।
तो उन्होंने माना कि इग्नोरेंस जो है वो स्ट्रेंथ भी हो सकती है। जब आप मान लोगे कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, तो आप उसको एज अ स्ट्रेंथ का यूज़ करके आप और सीख सकते हो। तो इस जो एज है सोशल मीडिया ओपिनियंस पे, अब सोशल मीडिया पे हर एक नॉलेज वैलिड नहीं होती है। काफ़ी पीआर पेजेस होते हैं जो कि दूसरों के बारे में गलत बताते हैं, काफ़ी फेक नॉलेज भी आती है, काफ़ी सारे फैक्ट्स चैनल आते हैं, और कभी कभी गलती से भी कोई गलत नॉलेज दे देता है। तो ब्लाइंड फॉलोइंग भी करते हैं लोग कि ये मेरा आइडियल है, इसने सही बोल दिया तो इसने कह दिया तो कह दिया, नहीं कह दिया तो नहीं कह दिया। तो ऐसी भी है। तो आज के जो एज में है सोक्रेट्स बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सोक्रेट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आई वुड अप्रिशिएट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें टू अदर फिलॉसफी एंथुसियास्ट। और इससे ऑब्वियसली मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलेगी। बाय, थैंक यू सो मच।